हेलो फ्रेंड्स। आज हम आओ सुने कहानी में सुनेंगे द वेटर का आखिरी भाग। एक हफ्ते बाद लंदन, अक्टूबर, सोमवार। मेरे हाथ में चाकू फीका लग रहा था। मैंने उसे अपनी आस्तीन से पॉलिश किया और चमकते हुए सफेद डिनर प्लेट के दूसरी तरफ कांटे के बिल्कुल पैरेलल रख दिया। रेस्टोरेंट के लंच के लिए खुलने में 1 घंटा और बाकी था। मैंने टेबलों की लाइनों को देखा, जिन पर साफ सुथरे टेबल क्लॉथ, चमकते चांदी के बर्तन और छोटे सफेद फूलदान थे, जिनमें से हर एक में एक नकली गुलाबी गुलाब था। क्लास जोड़ने के लिए, सैबल ने कहा। जब मैं कुछ हफ्तों में अपने विंडालू वीजा के लिए दोबारा अप्लाई करने कोलकाता लौटूंगा तो मुझे इस जगह की बहुत याद आएगी। क्या तब तक कुछ हल हो जाएगा? मुझे हाल ही में बने अपने दोस्त मस्जिद के इमाम की भी याद आएगी। मैं पिछले हफ्ते से रेगुलर जा रहा था और जितना सोच सकता था उससे कहीं ज्यादा मिल रहा था। दयालु बनो, क्योंकि जब भी दयालुता किसी चीज का हिस्सा बनती है तो वो उसे सुंदर बनाती है। जब भी इसे किसी चीज से हटा लिया जाता है तो ये उसे खराब कर देती है, उसने कल कहा था। मैं बस कोशिश कर सकता था। रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। मैंने ऊपर देखा। हम 12 बजे खुलेंगे कहने को तैयार था, जैसा मैंने पहले कई बार किया था, लेकिन रुक गया। एंट्रेंस के बाहर इंस्पेक्टर कैंपबेल खड़ी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या यही था? क्या वो अरेस्ट करने आई थी? क्या मेरा प्लान फेल हो गया था? लेकिन वो अकेली थी। मैंने खुद को शांत किया और उन्हें अंदर आने दिया। मिस्टर रहमान, उन्होंने मुझे सिर हिलाया। क्या चटर्जी यहाँ है? वो ऐसी नहीं लग रही थी कि वो अरेस्ट करने आई हैं। मैं उन्हें बुला लाऊंगी, प्लीज बैठ जाइए। पानी, कोक? नहीं नहीं धन्यवाद। मैं फ्लैट पर गया। वे छोटे से लिविंग रूम में टेलीविजन पर एक क्विज देख रहे थे। जैसे ही मैं अंदर आया, अंजलि स्क्रीन पर विलियम शेक्सपियर चिल्ला रही थी। रेस्टोरेंट लंच के लिए तैयार है कामिल, हमारे साथ आ जाओ। ओह शाबाश अंजलि, वो शेक्सपियर था। तुम बहुत चालाक हो। सैबल ने टीवी से नजरें हटाए बिना कहा। तुम्हें नीचे आना होगा, इंस्पेक्टर कैंपबेल आ गए हैं। सैबल का प्यार गायब हो गया और उसने टीवी बंद कर दिया। क्यों? माया ने कांपती आवाज में पूछा। मैं मायादी को नहीं जानती, मैंने कहा। आओ देखते हैं उन्हें क्या चाहिए। हम रेस्टोरेंट गए तो देखा कि सलीम मियां ने इंस्पेक्टर को मेन्यू और एक गिलास पानी दिया था, और उनके बगल में एक ध्यान लगाने वाले बुद्ध की तरह खड़े थे, जबकि वो जोर दे रही थी कि उन्हें कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है सलीम, सैबल ने कहा, मैं इसे देख लूंगा। तुम किचन में जाओ और लंच सर्विस के लिए सब कुछ तैयार कर लो। हम टेबल के चारों ओर बैठ गए और कैंपबेल को उम्मीद से देखने लगे। बिना बताए आने के लिए सॉरी, उसने कहा। मैं इसी इलाके में थी और सोचा कि तुम्हें खबर दे दूं। हाँ जय, सैबल ने कहा। पिछले हफ्ते स्टेशन पर आपके विजिट के बाद मिस्टर रहमान। वैसे फोन सिग्नल और बोतल पर फिंगरप्रिंट के बारे में टिप देने के लिए धन्यवाद। तो वो बहुत बढ़िया जासूसी का काम था, हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए था। जैसा कि आप सोच सकते हैं, मैंने अपनी टीम को अच्छी तरह डांटा है। खैर, हमने मिसेज शर्मा को जाने दिया है। सीपीएस को नहीं लगता कि हमारे पास मुकदमा चलाने के लिए काफ़ी सबूत है। मुझे पता है कि वो आपकी दोस्त हैं और मैं आपको बताना चाहती थी। हमारे चेहरों पर राहत की लहर दौड़ गई। अंजोली खुशी से मुस्कुराई जब माया चुपचाप अपने रूमाल में रो रही थी। सैबल ने भी अपनी आंख से आंसू पोंछे। मुझे एक गहरी सफेद खुशी महसूस हुई। मैंने आखिरकार कुछ सही किया था, एक बेगुनाह औरत को सालों तक जेल जाने से बचाया। मैं बहुत खुश हूं, मैंने कहा। तो वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो मुख्य संदिग्ध कौन है? मुझे डर है कि मैं आपको यह नहीं बता सकता, इंस्पेक्टर ने कहा। जांच जारी है। अगर हमारे पास कोई खबर होगी तो आपको पता चल जाएगा। वो अपनी सीट से उठी और मुझे अंदाजे से देखा। अगर केस के बारे में आपके और विचार हैं तो हमारे पास वापस आइए। हम हमेशा अलग अलग बैकग्राउंड के काबिल जासूसों की तलाश में रहते हैं। वो मुड़ी और चली गई। मैंने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि उन्होंने आखिरकार मुझे उनके क्राइम सीन में गड़बड़ी करने के लिए माफ कर दिया था। खैर, अगर मेट पुलिस में अलग अलग तरह के लोग होने से मुझे देश में लंबे समय तक रहने का मौका मिल सकता है तो मैं बहस नहीं करने वाला था। अंजोली ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे कसकर गले लगाया और गाल पर किस किया, फिर उछल पड़ी। मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ, मुझे नेहा से मिलना है। मेरे साथ आओ कामिल। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुद थैंक यू कहना चाहेगी।
वो फ्लैट की तरफ भागी। माया और सैबल ने मुझे देखा। उनके चेहरों पर राहत और चिंता मिली हुई थी। मैंने माया का हाथ थपथपाया। चिंता मत करो माया दी, अगर उनके पास कुछ होता तो वो इतनी फ्रेंडली नहीं होती। रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा। ये खत्म हो गया था। उसे अभी अनसर्टेनिटी के साथ जीना होगा। ये आसान नहीं होगा, अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए, हमेशा दरवाजे पर दस्तक का इंतजार करते हुए। लेकिन ये जेल में रहने, अपने प्यारे परिवार से अलग रहने से बेहतर था। और किस्मत अच्छी रही तो केस फाइल अनसुलझे क्राइम के इतिहास में चली जाएगी और समय के साथ सैबल, माया और अंजोली अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जा सकेंगे। मैंने इस बात से समझौता कर लिया था कि यह कातिल अपना जुर्म करके बच जाएगा और मैं भी इस मामले को छिपाने में शामिल रहूंगा। राकेश को मरना ही था। उसकी मौत पिनराक के दिवालिया होने से आसिफ खान और मित्रा को इंसाफ मिला था। माया और सैबल ने अपने किए की सजा भुगती थी। माया समाज के लिए कोई खतरा नहीं थी, इसलिए उसे जेल में डालने से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। जैसा कि इमाम ने कहा था, प्यार और दया से हम हमेशा रहने वाली चीज को छू सकते हैं। कभी कभी सही काम कानूनी नहीं हो सकता और कानूनी हल भी सही नहीं हो सकता। मैं इस मामले में अपनी मिली भगत के साथ जी सकता था और जीऊंगा। और मेरे लंदन वाले परिवार के लिए रेस्टोरेंट वापस पाना पिंकी की तरफ से रिश्वत नहीं थी। यह पिंकी और अर्जुन का राकेश के किए का हर्जाना था। मैंने आखिरकार असली दुनिया के बारे में जान लिया था, जैसा कि तानिया रजिया ने कहा था। लेकिन मेरा समझदार दिमाग इस बात को लेकर कितना भी पक्का क्यों ना हो, मेरे अंदर कुछ घबराहट से कांप रहा था। मुझे पता था कि मुझे उन उदास रातों में उस कांपने के साथ जीना होगा जब मुझे नींद नहीं आएगी। मलिहा के शब्द मुझे याद आए, तुम्हें यह गिल्ट इसलिए है क्योंकि तुम एक इज्जतदार आदमी हो, तुम्हारे कुछ आइडियल्स हैं। मुझे यकीन नहीं था कि मैं अब कितना इज्जतदार था या मेरे आइडियल्स क्या थे। माया ने मुझे एक हल्की सी मुस्कान दी, मेरे गाल पर थपथपाया, उठी और किचन में चली गई। सैबल भी उठा और बोला, तुम बहुत अच्छे लड़के हो कामिल, और एक अच्छा पार्टनर भी। वापस जाओ, मैं तुम्हें वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर दूंगा, फिर तुम लंदन शिफ्ट हो सकते हो और हमारे साथ रह सकते हो। उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और चला गया। बांग्लादेशियों, बस्कर्स और बिरयानी चाहने वालों की रोज की हलचल ब्रिक लेन के बाहर जारी थी जब मैं शांत खाली रेस्टोरेंट में अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। उन डाइनर्स का इंतजार कर रहा था जो बाहर मेन्यू देखेंगे और फिर कंपटीशन में से रैंडमली हमें चुनेंगे। उनके लिए हम बस एक और रेस्टोरेंट थे जहां उन्हें एक यादगार खाना मिलने की उम्मीद थी। उन्हें हमारी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता था। कैसे उन्हें सर्व करने वाला बो टाई वाला वेटर अपने सुनहरे सपने खो चुका था, लेकिन जिंदगी की असलियत को एक नई समझ पा चुका था। कैसे किचन में दाल मिला रहे शेफ को पता चला कि उसके अंदर एक ऐसी हिंसा छिपी है जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कैसे बिल भरने वाले खुशमिजाज मालिक के अंदर एक ऐसी बेरहमी थी जो अपने परिवार को बचाने के लिए एक मासूम लड़की की बलि दे सकती थी। या कैसे ब्रिक लेन में कूल बिफोर हिपस्टर्स टी शर्ट वाली मुस्कुराती हुई लड़की जिसने उनका क्रेडिट कार्ड लिया था, उसे पता चला कि उसके माता पिता ऐसे काम कर सकते हैं जिनके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन फिर हम अपने कस्टमर्स के बारे में भी कुछ नहीं जानते थे। उनकी जिंदगी, प्यार और नुकसान हमारे लिए वे बस मुंह और बटुए थे जिन्हें खिलाया और मुस्कुराया जाना था और फिर कभी नहीं देखे जाने थे। जब वे यहाँ से निकले तो वे अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी में भटकते रहे जो हमारी जिंदगी से इतनी छोटी सी मुलाकात के बाद मिली थी। मैंने एक नैपकिन उठाया और हैरानी की बात है, एक परफेक्ट हेलमेट बनाया। मैं जोर से हंसा। मैं आखिरकार पॉलिएस्टर बोटाई में एक तंदूरी नाइट बन गया था। चमकते कवच में सर लैंसलॉट जैसा तो नहीं, लेकिन मुझे अपनी जगह पता थी। मैंने नैपकिन को ध्यान से प्लेस सेटिंग पर रखा, तभी लहसुन, अदरक और प्याज के तलने की आवाज़ किचन के खुले दरवाजे से अंदर आई और रेस्टोरेंट की शांति तोड़ दी। मैं अब वो खाना नहीं खाऊंगा जो मेरे पापा ने मेरे लिए तय किया था। मेरी नई जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें मेरे सामने थी। मुझे बस ये तय करना था कि उन्हें कैसे मिलाकर वो डिश बनाऊं जो मुझे सबसे अच्छी लगे। और मेरे पास एक नई रेसिपी थी जिसे मैं आजमाना चाहता था। कामिल, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, चलो। अंजोली किचन से आवाज़ आई। हमें आशी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके
ज़रूर बताएं। मिलते अगली कहानी में।